हेलो दोस्तों, नमस्कार। द स्कूल ऑफ सिविक्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट BK पांडे। इसके पहले हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि सिविक्स क्या है, वो किन किन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है और कुछ विद्वानों की उसकी परिभाषाओं के बारे में चर्चा किए थे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नागरिक शास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है, किस किस क्षेत्रों में अध्ययन करता है और उसका महत्व क्या है। उसको हम पॉइंट वाइज हम डिस्कशन करेंगे। ये आपकी GIC के सिलेबस में भी है और PGT के भी सिलेबस में ही है। GIC के सिलेबस में आप देखे होंगे कि अलग से एक पॉइंट करके बनाया हुआ सिविक्स नेचर एंड स्कोप करके, जबकि उसमें PGT में यह केवल सब्जेक्ट का ही नाम है, लेकिन उसके सिलेबस में कहीं पे भी इसका डिफिनीशन नेचर स्कोप के बारे में बड़ा नहीं है। कभी कभार एक आध क्वेश्चन यूपी PGT में पूछे जा चुके हैं, जैसे सिविक्स किसका अध्ययन करता है, जैसे सिविक्स नागरिक शास्त्र किसका अध्ययन करता है, जैसे नागरिकों का अध्ययन करता है। क्योंकि हमारे पास उसके GIC के पेपर एक क्रमबद्ध रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्कैटर्ड क्वेश्चन है। कभी कहीं कुछ और लिखा, कहीं कुछ और लिखा हुआ है। इस नाते सिविक्स से कभी इसके पहले कोई सवाल पूछे गए नहीं गए हैं, सिविक्स टॉपिक से मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। लेकिन चूंकि सिलेबस में है इसलिए महत्वपूर्ण है और काफ़ी आसान भी है। इसमें से कोई भी सवाल पूछे जाएंगे उसका आप आंसर जरूर दे लेंगे। ऐसा इस जो भी टॉपिक हम पहले वीडियो में आज चर्चा करेंगे कुछ है नहीं, उसमें बहुत ही समान सी बातें हैं। इसको आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाएंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। कोई भी सवाल आएगा उसको कर लेंगे। देखते हैं नागरिक शास्त्र का क्षेत्र। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि नागरिक शास्त्र किन किन क्षेत्रों में अध्ययन करता है, किन किन इसका कहाँ कहाँ पे इसका क्षेत्र है, कहाँ कहाँ पर नागरिक शास्त्र की उपयोगिता है। एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट है। इसका तात्पर्य है कि नागरिक शास्त्र की उपयोगिता बहुत अधिक, क्षेत्र इसके अधिक है। कौन सा फल है? व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन का अध्ययन। अब नागरिक शास्त्र हम लोगों ने पढ़ा था एक समान रूप से क्या चीज, नागरिक नगर राज्य में रहने वाले उन व्यक्तियों के जो नियम कानून बनाए गए हैं उसका अध्ययन करता है। समान से परिभाषा थी, जो नागरिक होते हैं उनके लिए जो विज्ञान जो विधि विधान बनाए गए नागरिक शास्त्र है। तो व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन, व्यक्ति का क्या रोल रहेगा राज्य के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, उनके जीवन का भी अध्ययन नागरिक शास्त्र करता है। इसका तात्पर्य है जब जैसे आप किसी गमले में या किसी जगह कोई पेड़ या पौधे लगाते हैं तो उसके बीज पर निर्भर करता है कि पेड़ कैसा होगा। जैसे एक आम का उदाहरण लेते हैं। आप लोगों को पता होगा या नहीं होगा, फिर भी अगर पता होगा तो वेरी गुड, नहीं पता फिर भी जान जाए। पहले दो तरह के आम लगाए जाते थे। एक होता था जिसको कहते थे बीजू आम। बीजू आम का तात्पर्य होता था कि जैसे हम लोग आम खा करके और उसकी जो उसके अंदर वाला बोलते हैं कोसली, हमारे तरफ बोलते हैं, आप लोग के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। उसको ऐसे फेंक दिया जाता था खेतों में, तो उससे एक पौधा निकल आता था और उसको लोग छोड़ देते थे तो एक विशालकाय पेड़ तैयार होता था। काफी बड़ा पेड़ होता था। उसके फल छोटे छोटे होते थे, कुछ के मीठे होते थे, नहीं भी होते थे। तो उसको हम लोग कहते थे बीजू आम, काफी बड़ा। बाद में कलम लगा करके आमों का निकालने सिस्टम शुरू हुआ, तो उसको कहा जाता था कलमी आम। जिससे नए नए ब्रीड्स आते हैं, जैसे आम्रपाली, दशहरी, कपरी, ये सब पेड़ जो है कलम बना करके, तो कलम बना के जो आम निकाला जाता था तो कहा जाता था कि ये फलदार होंगे। छोटे होते थे, फल भी खूब देते थे। अगर आप भी घरों में वो लगाया जाता है तो उसका कलम क्या ही होता था, यानी पौधा रहता था, उसमें लगा कर ड्राफ्टिंग करके निकाला जाता था। तो इस बताने का प्रयोजन ये है कि जैसा बीज बोया जाएगा फसल भी वैसे ही होंगे। अगर कोई समाज या परिवार अच्छा होना है तो उसके लोगों का अच्छा होना जरूरी है। अगर वो लोग अच्छे नहीं हैं तो
परिवार भी अच्छा नहीं होगा, परिवार नहीं अच्छा होगा तो समाज नहीं अच्छा होगा। तो नागरिक शास्त्र व्यक्ति कैसा होना चाहिए, किस रूप में रहना चाहिए समाज में, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, उसका अध्ययन करता है। तो पहले व्यक्ति के जीवन का अध्ययन। व्यक्ति एक मूल इकाई, व्यक्ति के सामाजिक जीवन का अध्ययन, व्यक्ति के सामाजिक जीवन का अध्ययन। जैसे हमने बताया कि व्यक्ति जैसा होगा वैसे ही समाज का निर्माण होगा। तो एक व्यक्ति कुछ व्यक्तियों से मिलकर के परिवार, परिवार से मिलकर के समाज कैसा होगा, उसके बारे में भी नागरिक शास्त्र बताता है कि कैसे एक समाज का, अच्छे समाज का निर्माण होगा, कौन सी व्यवस्थाएं रहेंगी, कौन सी सामाजिक व्यवस्थाएं रहेंगी, कौन से ऐसे रीति रिवाज जो पहले से चले आ रहे हैं जो समाज के लिए हितकर है, उसका भी अध्ययन नागरिक शास्त्र करता है। तीसरा अधिकार एवं कर्तव्य का अध्ययन। जब कोई समाज का निर्माण होगा, कुछ लोग रहेंगे तो उनको नियंत्रित करने के लिए कुछ या अधिकार या कर्तव्य अगर आरोपित नहीं किए जाएंगे, फिर तो अराजकता की स्थिति आ जाएगी। कोई किसी का आदेश नहीं मानेगा, सब लोग स्वतंत्र रहेंगे, सब लोग अपना अपना गाना बजाएंगे, अपनी घंटी बजाएंगे। लेकिन अगर एक अनुशासन कायम रखना है, एक अच्छी व्यवस्था रखनी है, तो किसके क्या अधिकार है यह भी स्पष्ट होना चाहिए और किसके क्या कर्तव्य हैं यह भी स्पष्ट होना चाहिए। तब एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। इस विषय का भी नागरिक शास्त्र अध्ययन है। चौथा पॉइंट है समाज के भूतकालीन स्वरूप का अध्ययन, यानी कि समाज का भूतकाल में क्या इसका स्वरूप रहा है, उसका अध्ययन नागरिक शास्त्र करता है। अब ये प्रश्न उठता है कि हम लोग आखिर भूतकाल के विषयों का अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है। तो आप ये देखिए कि पहले अगर कोई अच्छाई हुई हो या कोई गलती हुई हो, दोनों से हम लोगों को सीख मिलती है। आप अगर इतिहास का अध्ययन कभी किए होंगे, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई के बारे में पढ़े, सभ्यता के बारे में पढ़े होंगे, तो आप देखेंगे उस समय का आर्किटेक्ट बहुत ज़्यादा डेवलप था। अच्छे अच्छे ड्रेनेज सिस्टम हुआ करते थे, अच्छे अच्छे कमरे बने रहते थे, स्नान घर बना रहता था। वो आज की तिथि में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भूतकाल में भी सभ्यता बहुत ही विकसित थी, जो कि आई और चली गई। उसके बीच तमाम उतार चढ़ाव आए और आज की जिस वर्तमान समय हम लोग रह रहे हैं, इस समय का वास्तुकला जो है, आर्किटेक्चर कितना डेवलप हो गया है, ये आप देख सकते हैं इतिहास को पढ़ करके। तो उसी तरह से नागरिक शास्त्र देखता है कि जो सामाजिक व्यवस्था थी, सबसे सामाजिक व्यवस्था जो नगर राज्य का कॉन्सेप्ट है, हम लोग को यूनान से मिलता है। यूनान में उस समय क्या व्यवस्था थी, क्या वो आज के परिप्रेक्ष्य में अच्छा है, क्या नहीं है। तो इसके लिए, इसमें सुधार लाने के लिए हमें भूतकाल की व्यवस्थाओं को जरूर देखना पड़ेगा, तभी हो पाएगा कि आज के लिए अच्छा है कि नहीं है। अगर उस समय अच्छा था तो उसको हम ग्रहण करेंगे, अगर नहीं है तो उसमें सुधार लाना अपेक्षित है। तो नागरिक शास्त्र भूतकालीन स्वरूप का अध्ययन करता है, किस तरह से उस समय नगर राज्य हुआ करते थे, राज्य हुआ करते थे। उसके बाद से पांचवा है समाज के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन। जिस परिस्थितियों में हम रह रहे हैं, इस समय की जो आर्थिक व्यवस्था है, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, क्या वह समय के अनुकूल हैं कि नहीं है, क्या उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है, क्या वह उन नागरिकों के लिए जो समाज में रह रहे हैं, राज्य में रह रहे हैं, उनके लिए सही है कि नहीं है। इसका अध्ययन भी नागरिक शास्त्र करता है। ठीक, उसके बाद है भविष्य के आदर्श समाज का स्वरूप। आने वाले समय में कैसा समाज बनेगा, उसका आदर्श स्वरूप क्या होगा, उसका आदर्श स्वरूप कैसा होगा, उसका अध्ययन आज ही के दिन नागरिक शास्त्र करता है कि आने वाले समय में अब किस तरह से व्यवस्था होगी। अब देख लिए, उदाहरण के लिए जनसंख्या अगर तेजी से बढ़ती चली जा रही है, ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, लोग बेरोजगार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में कह लें कि लड़के बच्चियां जो है कॉलेज से पढ़ करके आ रहे हैं, तो आने वाले समय में उन लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी।
परिवहन के साधन ज़्यादा बढ़ने पर हमको अच्छे रोड या चौड़े रोडों का इंतजाम करना पड़ेगा। जो भी विद्यालय बने हुए हैं या विश्वविद्यालय बने हुए हैं, क्या उतनी क्षमता है कि उन बच्चों को पढ़ाया जा सके? इसके लिए उन्हें अलग अलग विश्वविद्यालयों का स्वरूप बदलना पड़ेगा, कॉलेजों को निर्माण करना पड़ेगा, तमाम मेडिकल कॉलेजेस खोलने पड़ेंगे, खोले जा रहे, पेपरों में पढ़ रहे हैं। तो यह सब नागरिक शास्त्र अध्ययन करता है कि भविष्य में इन राज्यों का क्या स्वरूप होगा, किस हिसाब से हमें उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसका अध्ययन भी नागरिक शास्त्र करता है। 7वां पॉइंट है विविध संस्थाओं और शक्तियों का अध्ययन। जो भी संस्थाएं वर्तमान में मौजूद हैं, सबसे बड़ी बृहद संस्था अगर अपने देश के लिए देखा जाए तो संसद होती है। संसद में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन संस्थाओं का जो अस्तित्व बना करके रखा गया है, जो शक्तियाँ दी गई हैं, जो उनके कार्यक्षेत्र बनाए गए हैं, क्या वह सही है? क्या उसमें विस्तार करने की ज़रूरत है या कटौती करने की ज़रूरत है? इसका भी जो है नागरिक शास्त्र अध्ययन करता है। उसके बाद आता है 8वां, राज्य के भूत, वर्तमान और आदर्श स्वरूप। राज्य का क्या स्वरूप होगा? राज्य वर्तमान में, भूत में क्या था? तमाम राज्य हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से राज्यों का निर्माण हुआ। दैवीय व्यवस्था थी, उसका सामाजिक समझौते का सिद्धांत, पैतृक व्यवस्था, विकासवादी सिद्धांत, इस तरह तरह के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि भूतकाल में राज्य का स्वरूप क्या था। फिर वर्तमान में क्या है, आज की स्थिति में राज्य का स्वरूप क्या है। आप देखिए प्रत्येक राज्य लोक कल्याणकारी राज्य बनते चले जा रहे हैं, जनता की भलाई के लिए सभी स्कीमें बनाई जाती हैं, सभी कार्य किए जाते हैं। उसके बाद आता उसका आदर्श स्वरूप क्या होगा, कौन से ऐसी विशेषता डाल दी जाए जिससे कि हम कहें मेरा राज्य बहुत आदर्श है। यह एक पहलुओं पर भी नागरिक शास्त्र अध्ययन करता है। उसके बाद आता है 9वां, संविधान का अध्ययन। संविधान, जैसे पता है आप लोगों को, संविधान एक व्यवस्था है, एक प्रपत्र है, एक हम कह सकते हैं कि एक ऐसा नियमों का समुच्चय है जिसको कि राज्य ग्रहण करता है। संविधान को राज्य ग्रहण करता है और राज्य उस संविधान में जो विधि विधान बनाए गए रहते हैं, जो नियम कानून का अध्ययन, उसके अनुसार कार्य करता है, उस संविधान का अध्ययन। तो वह संविधान जिसको राज्य ग्रहण करेगा और राज्य उस संविधान के अनुसार कार्य करेगा। अगर हम उस कार्य की समीक्षा करेंगे, अगर वो कार्य राज्य द्वारा किए गए कार्य जो है उसके अनुकूल है तो संविधान भी अच्छा है, अगर नहीं है तो उस राज्य जो है उस संविधान को बदलने के लिए बाध्य होगा। जैसे कि कई देशों में आप देखे होंगे बार बार संविधान बदले जाते हैं, जैसे अपना पड़ोसी राज्य नेपाल, इसमें कई बार जैसे ही वो कोई नई सत्ता आती है तो संविधान में परिवर्तन कर देती है। तो इस तरीके से और वो संविधान फिर वो राज्य के लोगों पर थोपी जाती है। इस तरह से करके उनमें व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। अगला पॉइंट है लोकतांत्रिक धारणा। राज्य का स्वरूप वर्तमान में पूरी तरह से बदल गया है। हर तरफ लोकतंत्र में क्या चीज़ होती है? 2 चीज़ महत्वपूर्ण होती है, एक स्वतंत्रता और समानता। इन दोनों को लोकतंत्र का एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर स्वतंत्रता और समानता नहीं है, बीच का शासन नहीं है, तो वह राज्य लोकतंत्र नहीं है, केवल कहने के लिए लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र की धारणा बढ़ती चली जा रही है। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलेगी, समानता मिलेगी आर्थिक स्तर पे, और कानून रहेगा जिसके अनुसार सभी लोग अपने कार्य करेंगे और नियमों का पालन करेंगे। तो लोकतांत्रिक धारणा हो गई। लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक वही चीज़ है। व्यवस्था में कैसे शासन चलेगा, जो भी सरकार बनेगी, जो सरकार के अंग हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के द्वारा शासन करेंगे। शासन जो भी सत्ताधारी होंगे वो जनता के द्वारा चुने जाएंगे। जनता चुन करके उन्हें संसद में भेजेगी और वहाँ से वे व्यवस्थापिका के द्वारा कानून बनाएंगे। उस कानूनों को कार्यपालिका पालन करेगा। यदि कोई उसमें त्रुटि है तो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करेगा। यह व्यवस्था एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यानी जो सरकार है वह किसके प्रति जवाबदेह है? जनता के प्रति, क्योंकि उसी के वोटों द्वारा चुन करके जा रही है। तो ऐसी व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था कही जाएगी। सॉरी। अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं। पहले छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। आप पहले कहानी में सुने होंगे कि काम करने लोग विदेश जाते थे।
तो उस समय जो विदेश की संज्ञा दी जाती थी वो एक राज्य से दूसरे राज्यों में, जैसे हम जिस शहर में रहते हैं, ये तो छोटे छोटे, तो बहुत बड़ा शहर हो जाता, तो सभी छोटे राज्य हुआ करते थे। वहाँ से जब दूसरे राज्यों में लोग काम करने के लिए जाते थे तो कहा जाता था विदेश जा रहे हैं, क्योंकि उस समय सब छोटे जो अपने आप में छोटे छोटे राज्य मिल करके इंडिपेंडेंट थे, तो दूसरे देश को वो विदेशी कहा करते थे। ऐसे देशों के बीच में क्या समस्याएं हैं, तो अगर इसको बृहद रूप में ले लिया जाए तो भारत एक देश है, बगल में नेपाल, भूटान तमाम पड़ोसी राज्य हैं, बांग्लादेश, मॉरिशस, मालदीव द्वीप समूह, ये सभी अपने पड़ोसी देश हैं। अगर यहाँ पे लोग काम करने के लिए जाया करते थे तो वहाँ पे उन देशों के बीच में क्या समस्याएं हैं उसका भी अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं में नागरिक शास्त्र करता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की शुरुआत प्रथम युद्ध के बाद हुई, जब पहली बार लीग ऑफ नेशन बना। लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। तो एक अंतर्राष्ट्रीय संघ जिसमें जितने भी राष्ट्र थे सभी मिलकर के उसका गठन किए, लेकिन वो बहुत दिन तक चली नहीं। कुछ दिनों के बाद तमाम कमियों के द्वारा उसका महत्व कम किया जाने लगा। उसके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, जो आज भी कायम है, जिसका कि अपना ही बहुत महत्व है। उसके अलावा भी तमाम इस समय अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपको देखने को मिलते हैं। ILO है, WHO है, वर्ल्ड बैंक है, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। उन संगठनों का भी अध्ययन नागरिक शास्त्र करता है। इस प्रकार देखिए, इन 13 पॉइंटों के द्वारा नागरिक शास्त्र का क्षेत्र क्या है। अब देखिए, अगर इस नागरिक शास्त्र की जगह हम राजनीति विज्ञान का भी क्षेत्र लिख दें तो कमोबेश सभी पॉइंट वही रहेंगे। इन अभी नागरिक शास्त्र चूँकि सिविक्स हमारा सब्जेक्ट है, उसके क्षेत्र के बारे में वर्णन हम कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं कि नागरिक शास्त्र का महत्व क्या है, क्या उपयोगिता है। एक बार मैं इस पूरे पॉइंट को पढ़ देता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा ये लगेगा कि है क्या ये। नागरिकों के सुदृढ़ का विकास, मानव अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान, मानवीय दृष्टिकोण को उदार बनाना, सामाजिक जीवन को सुखी एवं शांतिपूर्ण बनाना, देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता के शिक्षा का ज्ञान, विश्व बंधुत्व एवं अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा, राष्ट्रीय एवं संवैधानिक इतिहास का ज्ञान, राज्य एवं सरकार का ज्ञान, स्वस्थ जनमत के निर्माण में सहायक, विभिन्न समुदायों एवं संस्थाओं का ज्ञान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का ज्ञान, विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का ज्ञान, प्रजातंत्रीय शासन की सफलता में सहायक। इन बिंदुओं से सुनने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि जो क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया गया है काफ़ी हद तक इसके भाव वही हैं, केवल शब्दों का विन्यास बदल गया है। शब्दों का अगर हम नीचे से चलते हैं, इसका पहला चल 13वां प्रजातंत्रीय शासन की सफलता में सहायक। जैसे मैंने बताया कि प्रत्येक देश अपने जो भी राजतंत्र में थे वो भी प्रजातंत्र में डेवलप होते चले जा रहे हैं। जितने साम्यवादी राष्ट्र थे उन्होंने भी छोड़ करके लोकतंत्र को अपना लिया है, क्योंकि लोकतंत्र ही एक अस्थायी टिकाऊ है जिसमें कि जनता जो है सर्वोपरि होती है सभी कार्य करने के लिए। विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का ज्ञान, नागरिक शास्त्र में विभिन्न तरह की विचारधाराएं, कौन कौन सी विचारधाराएं हो सकती हैं। आप जो है दार्शनिक पद्धति से लेकर प्लेटो से लेकर के आज तक भारतीय विचारधाराओं तक के जितने भी थिंकर्स हुए, जिनकी विचारधाराएं हैं, सबका नागरिक शास्त्र अध्ययन करता है। तो ये विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के, जैसे कि आपको दार्शनिक अध्ययन पद्धति प्लेटो का देखा होगा। प्लेटो क्या कहता था कि राजा बनने के लिए उन्होंने 3 तरह के गुणों को बताया था। उसमें से जो गुणों के आधार पर ही राजा, क्षत्रिय और काम करने वाले लोग हुआ करते थे, इसका हम चर्चा हम लोग प्लेटो में पढ़ेंगे तो करेंगे। तो विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का ज्ञान भी नागरिक शास्त्र करता है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का ज्ञान, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं क्या इसमें अध्ययन हो सकता है, समस्याएं हो सकती हैं, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। विभिन्न समुदायों और संस्थाओं का ज्ञान, जैसे जैसे राज्य बड़े होते जाएंगे, समाज अपने अपने समाज टुकड़े टुकड़े में बढ़ते चले जाते हैं। हर समुदाय अलग अलग लोग अपने पेशे के हिसाब से, धर्म के हिसाब से समुदाय बनाएंगे और
अलग अलग संस्थाएं उनकी भी डेवलप होंगी। उन समुदायों और संस्थाओं के क्या उसका समुदाय और संस्थाओं का जो भी ज्ञान होगा उसके बारे में भी नागरिक शास्त्र अध्ययन करता है। राज्य एवं सरकार का ज्ञान बड़ा सिंपल है। ये नागरिक शास्त्र कहा ही जाता है कि राज्य सरकारों का अध्ययन करती है। तो जो राज्य है, राज्य लोकतांत्रिक विधि से या राजतंत्र विधि से जैसे भी संचालित होंगे, जो भी सरकार होगी उसका भी महत्व, उपयोगिता नागरिक शास्त्र में है। राष्ट्रीय एवं संवैधानिक इतिहासों के ज्ञान, नागरिक शास्त्र क्या है? उससे हम राष्ट्रीय एवं संवैधानिक इतिहास का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे संविधान, किसी भी संविधान, जैसे अपने ही देश का संविधान है, कैसे संविधान निर्माण हुआ, किन किन देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया, कितने समय लगे, ये सब नागरिक शास्त्र के अध्ययन से पता लगता है। विश्व बंधुत्व एवं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा, विश्व बंधुत्व अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा कि कैसे वन वर्ल्ड, जो नेहरू जी ने theory दिया था वन वर्ल्ड का, कि पूरा एक विश्व के बारे में तमाम विद्वान होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जनमत इकट्ठा करते हैं, जिससे किसी भी समस्या के होने पर वो उसका समाधान ढूंढ सके। जैसे अपने प्रधानमंत्री मोदी तमाम देशों के दौरे पर जब शुरू में पहले फेज में भी हुए तो तमाम देशों में जाकर के अच्छे मित्र संबंध बना रखे। तो जब पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक या जो भूमि से हमला हुआ था, उसमें किसी भी बड़े देशों ने कोई भी प्रतिरोध नहीं उपस्था किया, नहीं हस्तक्षेप किया। यह जो है विश्व बंधुत्व बनाने के कारण ही हुआ था। तो यह इसका भी नागरिक शास्त्र कहता है कि विश्व बंधुत्व अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा दी जाती है नागरिक शास्त्र में। देश प्रेम और राष्ट्रीय शिक्षा ज्ञान बड़ा सिंपल है, तो आप सभी लोग जानते ही हैं। सामाजिक जीवन सुखी एवं शांतिपूर्ण बनाना, क्या उपयोगिता है नागरिक शास्त्र की? जिससे कि सामाजिक जीवन सुखी और संपूर्ण बनेगा। मानवीय दृष्टिकोण को उदार बनाना, मानवीय अधिकारों कर्तव्य के ज्ञान, नागरिकों के सद्गुण के विकास। बहुत सीधा सीधा सा लाइन है, इसमें हमें नहीं लगता कि कुछ आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने नागरिक सिविक्स के बारे में पढ़ा। सिविक्स का पहला पढ़ा था हम लोगों ने कि सिविक्स कैसे बना, उसकी परिभाषाएं देखी थी। नागरिक शास्त्र का क्षेत्र पढ़ लिया और नागरिक शास्त्र की उपयोगिता या महत्व। कुछ बड़े सीधे सीधे इसमें सवाल आते हैं। एक दो सवालों के बारे में मैं आप लोगों से ऐसे ही वर्बल चर्चा करता हूँ। हमें लगता है कि आप लोग इतना पढ़ने के बाद उसके जवाब जरूर पता होंगे। मुझे तो इस बुक का हेल्प लेना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चंस मुझे याद नहीं। जैसे बहुत सिंपल सा सवाल है कि सिबिस और सिविटास शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है? सिबिस और सिविटास किस भाषा का शब्द है? मैं सोचता हूँ इसको रब कर दूं तो आप लोगों को बताने में आसानी रहेगी। इसको आसान हो गया। एक मिनट, अब देखते हैं। पहला सवाल ये बन सकता है कि सिविक्स किन शब्दों से बना हुआ है? पहला ये हो सकता है। दूसरा होगा किन शब्दों से बना, वह शब्द किस भाषा के हैं? ठीक है, सिविक्स और सिविटास से बना हुआ है, लैटिन वर्ड है, ये हो सकता है। और क्या चीज़ है इसमें इम्पोर्टेंट? नागरिक शास्त्र। तीसरा है नागरिक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? में अध्ययन किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं जिससे पढ़ रहा हूँ इसमें जो ऑप्शन है व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन का, संविधान का, अधिकार कर्तव्यों का, इनमें से सभी, यानी कि इसमें जो भी पॉइंट दिए हुए हैं वो सभी के सही जवाब हैं। यानी कि
व्यक्ति के जीवन के संविधान के और नागरिक के अधिकार एवं कर्तव्य के। तो ये अगर इतना ये तीनों दिया हुआ है तो सभी सही होंगे इसके। उसके बाद और तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। बाकी तो आप सब लोग जानते ही हैं। अगर कहीं आता है कि तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किस थिंकर्स ने किया, तो उसका जवाब होगा अरस्तु। ठीक है, ये भी अरस्तु। तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया अरस्तु ने। दो तरह की अध्ययन पद्धतियां कॉमन रूप में प्रयोग की जाती हैं। नागरिक शास्त्र के अध्ययन की दो पद्धतियां, इसको मैं ऐसे बता देता हूँ। दो पद्धतियां प्रयोग में आती हैं। पहला है निगमनात्मक, दूसरा है आगमनात्मक। ठीक है, दो तरह की पद्धतियाँ होती हैं, आगमनात्मक, निगमनात्मक। बस इतना ही है सिविक्स के जो टॉपिक है उसके बारे में। फिर अगले वीडियो में हम नए चैप्टर लेकर के फिर आप लोग की सेवा में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।